नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो देखो, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्लास 12 पॉलिटिकल का पहला चैप्टर का जो पार्ट 1 था वो हमने समझ लिया था। ठीक है, तो आज हम इसी चैप्टर का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, यानी चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है, ये हमारा न्यू कोर्स चल रहा है और बुक हमारा 2 है, यानी स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसमें आप ये पढ़ोगे जो भारत जब आज़ाद हो गया तब से अब तक उसकी राजनीति कैसी है। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, राजनीतिक प्रणाली कैसी है। ठीक है, कांग्रेस का प्रभुत्व, वो आप आगे पढ़ोगे। भारत में दल एवं दलीय व्यवस्था, या फिर भारतीय प्रवृत्तियाँ और विकास, जो आपका चैप्टर है वो जो है उसमें आप पढ़ोगे कांग्रेस के बारे में पूरा। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ जब भारत का निर्माण हुआ, यानी भारत देश जब आज़ाद हो गया तब उसके सामने क्या क्या चुनौतियां थी। इसलिए इस चैप्टर को कहते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यानी भारत के निर्माण के बाद उसके सामने क्या क्या चुनौतियां थी, ये इस चैप्टर का समरी होता है एक तरह से। ठीक है, तो आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसको यहाँ पे जाके देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पे आएंगे तो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, पॉलिटिकल साइंस न्यू कोर्स क्लास 12। इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको पार्ट 1 का वीडियो मिल जाएगा, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी आप सबसे पहले उसको देखो, इस वीडियो को आप स्किप कर दो और उसको सबसे पहले देखो। और यहाँ पे आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक करना है। ठीक है, ये काम आप सबसे पहले करो। आप जब वीडियो देख रहे होगे, अभी आप देख रहे हो वीडियो को, तो आप अपने राइट साइड में देखो, एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। ठीक है, तो आप ये काम सबसे पहले करें। और यहाँ पे आप बहुत सारे प्ले लिस्ट को देख सकते हो। जैसे मान लो आपको क्लास 12 ज्योग्राफी का देखना है तो आप देख सकते हो, हिस्ट्री का देख सकते हो, पॉलिटिकल, फिजिकल, हिंदी। ठीक है, सभी देख सकते हो आप। और आपको कोई भी सवाल रहता है, कोई भी क्वेरी रहता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे। यूजर नेम यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इस यूजर नेम को आप सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे तो हमारा प्रोफाइल सेक्शन जो होगा वहाँ पे इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आप यहीं से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पर जो है, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी यहीं से आ सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आप फॉलो करना ना भूलें। और देखो, आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, उसको ज्वाइन करें। हमारा जो ग्रुप है वो टेलीग्राम ऐप पर है। ग्रुप का नाम है A.K NCERT स्टडी पॉइंट, ऊपर आएगा, आप इसको ज्वाइन कर लें। देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि जो हमारा पहला बुक था समकालीन विश्व राजनीति, इसमें आपने ये समझा था जो वर्तमान समय चल रहा है इसमें पूरे विश्व की राजनीति कैसी थी, वो आपने पहले बुक में विस्तार से समझा। ठीक है, ये सभी चैप्टर्स इस बुक में थे जो आपके सिलेबस में थे, इन सभी को हमने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, इन सब को आप देखें। और ये जो वीडियो है इस चैप्टर का, ये जो आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं सामने, इन 7 चैप्टर्स के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप सबसे पहले उसको चेक करें। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारा आ गया दूसरा बुक, इसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसमें आप ये पढ़ोगे जब भारत स्वतंत्र हो गया, आपको पता होगा 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि, यानी आधी रात को हमारा देश, मध्य रात्रि का मतलब क्या होता है? देखो, रात मतलब होता है रात, मध्य का मतलब होता है बीच, यानी ना तो रात ना तो सुबह, इसके बीच के समय को बोलते हैं हम मध्य रात्रि। तो मध्य रात्रि को हमारा देश आज़ाद हो गया। तो उसी समय जो है, जो भारत के एकदम से प्रथम जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने जो है संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक फेमस भाषण दिया था, जिसे हम तृष्ट विद डेस्टिनी, या हिंदी में भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट कहते हैं। ठीक है, वो सभी हमने समझ रखा है। तो यहाँ आप ये देखो, पहला बुक आपका था वर्ल्ड के ऊपर, पूरा वर्ल्ड के ऊपर आधारित, और अब हम पढ़ेंगे भारत को। ठीक है, पूरी राजनीति हम भारत की पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, इसमें आपके ये सभी चैप्टर्स हैं जो आप अपने एनसीईआरटी में देखोगे, या फिर आप एक तरह से बोर्ड एग्जाम के सिलेबस को देखोगे। तो देखो, आपका पहला अध्याय है जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ये सभी आपके टॉपिक्स हैं, इसको मैं आपको अपने लैंग्वेज में बताता हूँ कि आप कैसे पढ़ोगे। बुक आपका यही है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, हमारा पार्ट 1 था जिसमें मैंने आपको ऊपर के टॉपिक करा दिए थे। देखो,
पहला हमारा टॉपिक था नेहरू जी का प्रसिद्ध भाषण, ये हमने समझ लिया है। राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियां आपको पता होगा, एकता के सूत्र में बांधना, है ना, लोकतंत्र स्थापित करना, सरकार सबके भले के लिए कार्य करे, ये चुनौतियां थी। द्विराष्ट्र सिद्धांत, ये मुस्लिम लीग ने दिया था। मुस्लिम लीग जो है 1906 में बनी थी, मुस्लिम के हितों की रक्षा के लिए बनी थी। और मुस्लिम लीग का कार्य, मुस्लिम लीग ये कह रही थी कि भारत दो कौमों का देश है, यानी एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश, ठीक है। तो दो पाकिस्तान बनेंगे या फिर देश का बंटवारा होगा, ये मुस्लिम लीग ने कहा था, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया, है ना। फिर भारत का विभाजन हो गया। फिर भारत जब विभाजन हो गया तो दो पाकिस्तान बने थे, एक ये हमारा हो गया और एक हमारा, देखो ये कट रखा है ना यहाँ पर। जब विभाजन हो गया तो इतना हिस्सा जो है ना ये पाकिस्तान की साइड में चला गया, बाद में जाकर ये बांग्लादेश बन गया 1971-72 में, ठीक है। एक पाकिस्तान ये बना था, इसको हम पश्चिमी कहते हैं, एक ये बना था जिसे हम पूर्वी कहते हैं। तो पूर्वी यहाँ पे कटा हुआ है, क्यों कटा हुआ है? क्योंकि अभी देश का बंटवारा हो चुका है, इसलिए ये हिस्सा कट गया, ठीक है। अब इतना ही बचा हुआ है भारत का हिस्सा। और जो आपका देश का विभाजन वाला टॉपिक था यहाँ पर, ये हमने कर लिया है। देश के विभाजन की प्रक्रिया, विभाजन की समस्या, परिणाम क्या हो गए, आपको पता होगा। 80 लाख शरणार्थी लोग जो है वो अपने देश को छोड़ के चले गए, है ना। सांप्रदायिक हिंसा हुई, है ना। और आज़ादी के दौरान जो महात्मा गांधी जी थे, इनका वहाँ पर क्या रोल था? तो आपको पता होगा कि जो हिंसा हो रहा था पूरे भारत में, तो उससे गांधी जी जो है वो थोड़े से नर्वस थे, उदास थे। तो वो जो है ना कलकत्ता गए थे। कलकत्ता में उन्होंने अपील की, उन्होंने कहा कि जो है देश में जो हिंसा हो रही है इसको रोको। फिर वो जो है 29 एक तरह आप इतना समझ सकते हो, 29 जनवरी 1948, ठीक है, उस दिन वो अपने एक तरह से दिल्ली आए थे यहाँ पर, और फिर उन्होंने उपवास रखा। फिर 30 जनवरी 1948 को तकरीबन 12-1 बजे के करीब जो नाथूराम विनायक गोडसे था, उन्होंने उनकी हत्या कर दी, ठीक है। तो ये इनकी भूमिका थी महात्मा गांधी जी की। और मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ जो आपको समझना है, और वो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। आप अपने आधुनिक इतिहास को देखो, जो आप अभी आपके पास इतिहास का सब्जेक्ट है, तो उसमें 3 बुक है, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा आधुनिक है, तो इसके आप 13वें चैप्टर को देखोगे तो उसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे, ठीक है। तो ये चैप्टर, और 15वां जो आपका है संविधान का निर्माण, एक नवीन युग की शुरुआत, ये 2 चैप्टर, और आपका ये तीसरा चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब आप इतिहास के इन 2 चैप्टर को पढ़ोगे तो आप इस चैप्टर को ध्यान रखना, किस चैप्टर को? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। क्योंकि हिस्ट्री के जो आधुनिक किताब में 2 चैप्टर हैं वो पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर हैं, ठीक है, जो कि हिस्ट्री में डाल दिए गए हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का है, तो इसको समझना। आज हम ये टॉपिक समझेंगे 9 से लेकर 17 तक के जो टॉपिक आपको दिख रहा है, ये सभी आपको समझेंगे। टॉपिक का नाम है रजवाड़े से क्या अभिप्राय है, रजवाड़ों की समस्या बताओ, रियासतों के प्रति सरकार की नज़रिया क्या है, रजवाड़ों के विलय में पटेल जी की क्या भूमिका है, हैदराबाद शामिल क्यों नहीं हुआ था रियासत में, है ना, मणिपुर क्यों नहीं हुआ था, राज्यों का पुनर्गठन, है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हो गई और राज्यों का गठन हो गया। ये हम समझेंगे इस वीडियो में। पार्ट सेकंड शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। देखो, आपको मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं। ये आपका 9वां टॉपिक है, ठीक है, 9वां टॉपिक है, इसको हम समझते हैं। देखो, आप समझो, रजवाड़े क्या है, मैंने आपको यहां बताया कि रजवाड़े से क्या अभिप्राय है तथा रजवाड़ों की समस्या बताओ। देखो, रजवाड़े क्या होते हैं, क्या अर्थ होता है रजवाड़ों का, मैं आपको बता दूं। उस समय भारत जब आज़ाद हो रहा था, तब भारत में 565 रियासत कह लो या फिर रजवाड़े कह लो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ये थे, ठीक है। बहुत सारे फैले हुए थे, यहाँ आप देखोगे पूरा रजवाड़े थे, पूरे देश में जो है रियासतें फैली हुई थी, रजवाड़े फैली हुई थी, ठीक है। ये हैदराबाद भी उसी में था, मणिपुर भी वहीं पे था, ये सभी जो है ना पूरे देश जो है रजवाड़े में बटे हुए थे। यहाँ पे राजाओं का शासन था, रजवाड़ों का मतलब होता है जहाँ राजा शासन करते थे। तो ये पूरा देश जो है, ये पूरे रजवाड़े जो है फैले हुए थे 565 के करीब, ठीक है। और फिर जाके रजवाड़ों के एकीकरण में मैं आपको बता दूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो है सबसे प्रमुख योगदान है इसके विलय में, ठीक है। तो इन्होंने किस प्रकार रियासतों को बचाया, ठीक है, सहमति पत्र का नाम क्या था वो सब आपको बताऊंगा। देखो, ब्रिटिश इंडिया 2 कौमों में विभाजित थी, आपको पता होगा। एक हिस्से में ब्रिटिश का जो प्रभुत्व है
जो पहुंच है वो भारतीय प्रांत से थे और बाकी दूसरे हिस्से में जो है देसी रजवाड़े थे। ठीक है, एक साइड जो आपको देखने को मिलेंगे देसी रजवाड़े और एक आपको ब्रिटिश रजवाड़े वहां पे देखने को मिलेंगे, उनका प्रभुत्व देखने को मिलेगा। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले जो भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था और दूसरी तरफ जो छोटे बड़े जो आकार में फैले वो कुछ राज्य थे, इन्हें रजवाड़े कहा जाता है। ठीक है, रजवाड़ों पर सीधा राजा का शासन होता था। देखो रजवाड़ों का मतलब समझो, रजवाड़ों इसका मतलब क्या है, रजवाड़ों यानी राजा का शासन करने वाला इलाका, उन्हीं को कहते हैं रजवाड़ों। लेकिन जब देश आजाद हो गया तो राजा जो है वो खत्म हो गए, लोकतंत्र आने लग गया धीरे धीरे, ये आप समझो। तो इनको ही कहते हैं रजवाड़े। रजवाड़ों ने ब्रिटिश राज की जो सर्वोच्च सत्ता है वो स्वीकार कर ली थी। ठीक है, और इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों पर शासन चलाते थे और अंग्रेजी जो है वो प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले जो भारतीय साम्राज्य थे उनके 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थे। आप साम्राज्य पढ़ चुके हो, मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश, गुप्त वंश। ठीक है, और तो आपको बता दूं तो बहुत सारे वंश थे, सुंग वंश, सर्व वंश, सातवाहन वंश। ये जो वंश चल रहे हैं ना, ये राजाओं का शासन होता था यहाँ पे। लेकिन जब देश आजाद हो गया तो राजा खत्म हो गए। ठीक है, प्रत्येक 4 भारतीयों में से एक किसी ना किसी रजवाड़े की प्रजा थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो देश में 565 रियासतें थी। आप इसको रजवाड़े कह लो या रियासत कह लो, दोनों का मतलब एक ही है। ऐसे में जो है देश टूटने का खतरा बन गया था। मान लो ये आपके सामने एक तरह से मैप में कुछ बनाओ तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ बनेगा, है ना। तो ये जो मैप है तो इसमें बहुत सारे रियासत थे। ठीक है, यहाँ हैदराबाद दिख जाएगा, राजस्थान दिख जाएगा, दिल्ली दिख जाएगा, नेपाल दिख जाएगा, केरल दिख जाएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, सब आपको यहाँ दिख जाएंगे। तो यहाँ पर सभी रियासत फैली हुई थी। अगर मान लो अगर इन लोगों को भारतीय संघ में शामिल नहीं किया जाता तो क्या देश टूट नहीं जाता, बहुत सारे देश बन जाते। ये हिस्सा राजस्थान अलग हो जाता, ये अलग देश कहलाता, ये अलग देश कहलाता, ये अलग देश कहलाता, ये अलग कहलाता। तो कहीं ना कहीं भारत के कई टुकड़े हो जाते, देश टूट जाते बहुत सारे टुकड़ों में, भारत के अंदर ही देश बन जाते, आप ऐसा समझो। तो इन सभी राज्यों को, इन सभी क्षेत्र को, जगह को भारतीय संघ में शामिल किया गया। पत्र का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा विस्तार से। क्योंकि अंग्रेजों ने घोषणा कर दी थी कि जो ब्रिटिश जो प्रभुत्व है उसके बाद जो है रजवाड़े भी आजाद हो जाएंगे। जिस क्षेत्र में राजा का शासन था वो आजाद हो जाएगा। ऐसे में अगर सभी रियासत भारत से अलग हो जाते तो भारत के कई टुकड़े हो जाते। देखो सबसे पहले क्या हुआ कि जो त्रावणकोर का एक राजा था उसने ये घोषणा कर दी, उसने कह दिया कि मेरे जो राज्य के जनता है वो आजाद रहेंगे, ऐलान कर दिया। फिर तुरंत ही हैदराबाद का निजाम, देखो निजाम कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, निजाम राजा है। हैदराबाद का जो राजा है उसी को हम निजाम कहते हैं। आपके बुक में ये नाम दिया होगा, आप पढ़ोगे ना तो वहां पर कोई देखने को मिलेगा, निजाम का मतलब होता है राजा। ठीक है, हैदराबाद का एक राजा था जिसे हम निजाम कहते हैं। तो हैदराबाद के निजाम या फिर राजा ने घोषणा कर दी कि मेरे देश के जो मेरे क्षेत्र के या फिर मेरे देश के जो लोग हैं या जनता है वो आज़ाद रहेंगे। ठीक है, ऐसे में देश टूटने का खतरा सामने आया। ठीक है, देश टूटने जैसा हो चुका था, सब बोल रहे थे कि वो आज़ाद रहेंगे, वो आज़ाद रहेंगे। तो ऐसे में देश जो है वो टूट जाता। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो सरदार, आपको एक शब्द बताता हूँ, देखो एक व्यक्ति का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने जो है इनके एकीकरण में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे कुछ आपको मैप दिख रहा होगा। ये जो मैप है ये भारत को दर्शाता है और कई रियासतों को भी दर्शाता है। जैसे यहाँ समझो, यहाँ बहुत सारी रियासत है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये सभी अलग अलग देश की मांग कर रहे हैं या फिर अलग होने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में ये हिस्सा जो है ये अलग हो जाएगा, अलग देश हो जाएगा, ये अलग देश हो जाएगा। ये दोनों तो अलग देश हो भी चुके हैं, नीचे आप देखोगे बांग्लादेश, और बाकी ये अलग देश हो जाएंगे। ये सभी अलग अलग होने की एक तरह से मनोकामना करते हैं। और ये देखो, ये इतना बड़ा क्षेत्र है, राजस्थान है पूरा का पूरा, तो ये भी अलग होने की मांग कर रहा था। तो ऐसे में देश टूटने का खतरा सामने आया। तो आप देखो रियासतों के प्रति सरकार का नजरिया क्या है, ये आप देख सकते हो। नेहरू जी, महात्मा गांधी जी और पटेल जी, ये तीनों की यहाँ पर क्या भूमिका है वो बताता हूँ। नजरिया इनका क्या है, रजवाड़ों के विलय में पटेल जी की क्या भूमिका है, सबसे अहम भूमिका इनकी थी, पटेल जी की। ठीक है, अब आगे समझते हैं।
देखो चैप्टर इजी है, बस आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के चलना है ताकि आपको समझ में आ जाए, बहुत इजी है। देखो देश में रजवाड़ों की समस्या को देखकर ऐसा लगा कि भाई अब देश टूटने वाला है, ठीक है, ऐसा लग रहा था। ऐसे में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, इन्होंने समझदारी दिखाई। इन्होंने सोचा कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, फिर इन्होंने कुछ प्लानिंग किया, कुछ सोचा, कुछ समझा, परखा, देखा, तो रजवाड़ों को भारतीय संघ में कैसे भी करके, कुछ भी लालच देके, कैसा भी कुछ भी करके मना लिया, कह दिया कि भाई आप भारतीय संघ में शामिल हो जाओ, ठीक है, आपकी जो इच्छा होगी हम पूरा करेंगे। शामिल करने के बाद मतलब एक तरह राजी कर लिया इनको, ठीक है। अब राजी कैसे किया? अब ऐसे मुंह से बोलेंगे तो राजी तो होगा नहीं। उन्होंने अपने सहमति पत्र का नाम दिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये सहमति पत्र का, यहाँ आप देखो, ये पूरा एक सहमति पत्र है जिसका नाम ही है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस पे सभी देशों से या फिर सभी राज्यों से जो है सिग्नेचर करवाए, ठीक है। आप यहाँ साइन करो, यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, सबसे साइन करवा लिए, ठीक है। पत्र था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस प्रकार रियासतों का विलय, विलय का मतलब होता है शामिल करना, भारतीय संघ में शामिल कर लिया, ठीक है। लेकिन 4 ऐसे रियासत थे जो बहुत जिद्दी थे, जो कह रहे थे भाई मैं शामिल नहीं होऊंगा, ऐसा वो लोग कह रहे थे। तो कौन थे वो? कश्मीर थे, जो भाई ये कह रहा था कि भाई मैं जो है शामिल नहीं होऊंगा। जूनागढ़ ये कह रहा था मैं शामिल नहीं होऊंगा। हैदराबाद ने भी साइन नहीं किया, यहाँ पर बोल रहा मैं नहीं करूंगा। और बाकी मणिपुर जो है, इसने भी बोल दिया कि मैं साइन नहीं करूंगा। अब ये सब बाद में शामिल हो गए थे, इसमें भी शामिल हो गए ये, लेकिन थोड़ा सा कठिनाई आई, थोड़ा सा बोलना पड़ा, तो समझा पड़ा, ठीक है, बहुत कठिनाई आई, लेकिन ये लोग शामिल बाद में हो गए। तो यहाँ पे आपको समझो, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। और इसको आप नोट्स बनाते चल सकते हो। आप एक पेन कॉपी निकाल लो, आप इसको नोट्स बना के नोट डाउन कर सकते हो, याद रहे आपको, ठीक है। देखो इनकी भूमिका यहाँ पे सबसे पहले आती है, आप ये ध्यान रख लो, आपके पेपर में आएगा कि रजवाड़ों के विलय में किस महानुभावों का एक योगदान है, ठीक है। तो आप इनका नाम लिखोगे, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो, इनकी जो है ना सबसे बड़ी भूमिका इन्होंने यहाँ पर निभाई थी। अगर ये काम नहीं करते या फिर ये जो है थोड़ा समझदारी नहीं दिखाते, तो जो है आज देश जो है, भारत जो है वो बहुत सारे टुकड़ों में बट जाता, टूट जाता, ठीक है। भारत के अंदर ही बहुत सारे टुकड़े हो जाते। तो आप यहाँ समझो। अब बात करते हैं हैदराबाद। हैदराबाद का ये राजा है जिसे हम निजाम कहते हैं। निजाम और राजा में कंफ्यूज मत होना आप, निजाम का मतलब वही होता है राजा, राजा को हम निजाम कहते हैं इसमें। तो यहाँ दिखेगा आपको, भारत के मैप में देखोगे तो यहाँ देखो ये पूरा इलाका है हैदराबाद का। इतने दूर में जो है हैदराबाद का राजा जो है वो शासन कर रखा था पूरा अपना। अब कह रहा था कि हमारे देश, हमारा जो क्षेत्र है, इसकी जो जनता है ना वो आज़ाद रहेंगे, मैं शामिल नहीं होऊंगा। तो ऐसे में जो है देश टूटने का खतरा बना था और सभी शामिल हो गए थे। अब ये क्यों नहीं हुआ था वो आप समझो। देखो हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी, यानी आप समझ सको रियासत, यानी ये जो क्षेत्र है ना, हैदराबाद के जो राजा है उन्होंने बहुत ही बड़े क्षेत्र पे अपना शासन फैला रखा था। यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाकों से घिरी थी। कैसे? आप मैप देखोगे ना, बिल्कुल बीच में आएगा आपके हैदराबाद, बिल्कुल बीच में, ठीक है। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक में और बाकी जो है आंध्र प्रदेश में आ गए हैं। हैदराबाद के जो शासक थे, जो राजा थे, उसे हम निजाम कहते हैं, ठीक है, निजाम कहा जाता है। और वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में जो है शुमार किया जाता था, ठीक है। बहुत ही दौलतमंद यानी बहुत पैसे वाला था वो। निजाम चाहता था कि जो हैदराबाद की रियासत है, जो मेरा वहाँ पे शासन है, वो आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए, यानी मैं आज़ाद हो जाऊँ, मेरा भाई किसी के साथ वो ना हो, है ना। इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निजाम के शासक के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया। देखो क्या हुआ कि जो हैदराबाद का राजा था, उसकी जनता ने ही राजा के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू कर दिया, कह दिया कि भाई हम भारतीय संघ में शामिल होंगे, आप कुछ करना है आपको कर लो, ठीक है। देखो तेलंगाना इलाके से लेकर जो किसान के निजाम जो था, उसके लिए दमनकारी जो शासन के तौर पे, जो खास तौर पर कुछ दुखी लोग थे एक तरह से इस इलाके से, वो सभी निकले एक साथ ही आंदोलन के लिए। वे निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। महिलाएं निजाम के शासन से सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार हुई थी, है ना। महिलाओं के ऊपर ज़्यादा ही एक तरह से राजा ने ध्यान नहीं दिया, है ना, वो खुश नहीं थे राजा से। तो महिलाएं भी बहुत ही बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ गई। तो सिंपल सा है, आपको इस पॉइंट को नहीं समझना है या फिर आपको ज़्यादा नहीं समझना, अब मतलब समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखो
हैदराबाद का जो निजाम था उसने कह दिया कि भाई मेरा जो क्षेत्र है इसके लोग आज़ाद रहेंगे, मैं भारतीय संघ में शामिल नहीं होऊंगा, सहमति पत्र पे हस्ताक्षर भी नहीं करूंगा। लेकिन जो इसके प्रजा थे, जो इसकी जनता थे, उन्होंने बगावत शुरू कर दी, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, महिलाओं ने खास करके आंदोलन शुरू कर दिया और कह दिया कि भाई हम आपके अंडर में काम नहीं करेंगे, आपके नेतृत्व में नहीं चलेंगे, आपको राजा नहीं मानेंगे, हम भारतीय संघ में शामिल होंगे। ऐसा इन्होंने कहा। किसने? जनता ने। तो जनता ने ही एक तरह से राजा को गिरा दिया और फिर बाद में शामिल हो गए ये लोग। अब आगे आप समझो। देखो, हैदराबाद शहर इस आंदोलन में एक तरह से गड़ गया, यानी हैदराबाद जो शहर था वहां पे पूरा आंदोलन फैल गया। ठीक है, इस तरह से आपको दिखेगा। आंदोलन को देख निजाम के लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रचना किया। सैनिक को जारी कर दिया, कह दिया भाई आप इस हिंसा को रोको। सैनिक को तैयार कर दिया 2000 1000, ठीक है। ऐसे इसे राजाकार कहा जाता है। राजाकार क्यों कहते हैं? क्योंकि राजा का कार्य कर रहा है। ठीक है, राजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी। ठीक है, और रजाकारों ने जो है गैर मुसलमानों को खास तौर पर अपना निशाना बनाया। रजाकारों ने लूटपाट मचाई और हत्या की लोगों की। कह रहे थे भाई आप आंदोलन क्यों कर रहे हो, जो आंदोलन करते हुए दिखे उसकी मृत्यु। ठीक है, उसको मार दिया, फिर बलात्कार हुए, बहुत चीज हुआ, हत्या हुआ। फिर 1948 के सितंबर महीने में भारतीय सेना निजाम के सैनिकों के साथ कुछ रोज, ठीक है, कुछ रोज तक कुछ देर के लिए जो है रुक गए वहां पे और लड़ाई चली, है ना। और इसके बाद निजाम ने जो है आत्मसमर्पण कर दिया। इसका मतलब क्या होता है? आत्मसमर्पण का मतलब होता है सरेंडर करना, हाथ खड़े कर लेना, भाई मैं अब नहीं लड़ूंगा, ऐसे। तो हाथ खड़ा कर लिया किसने? हैदराबाद की निजाम ने, राजा ने कह दिया भाई ठीक है, मैं जो है आत्मसमर्पण करता हूं और हैदराबाद भी जो है भारत के साथ विलय हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो है हैदराबाद शामिल हो गया। थोड़ा सा लफड़ा हुआ, थोड़ा मारकाट हुआ, लड़ाई हुआ, ठीक है, हत्याएं हुई, लूटपाट, ठीक है, ये सभी ऐसे हुआ। देखो बिल्कुल कहानी की तरह है, समझने के लिए थोड़ा वीडियो भी लंबा हो रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, हैदराबाद जो है उसका राजा था, हैदराबाद का राजा जो था जिसे हम निजाम कहते हैं, उसने कहा कि मेरा जो क्षेत्र है, मेरा जो शहर है, उसकी जनता आज़ाद नहीं होंगे। जनता जो है वो राजा से खुश नहीं थे। जनता ने जो है राजा के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। तो राजा ने जो है सेना को जारी किया, बोला कि भाई जाओ हिंसा को खत्म करो। तो सेना जो है ना वो बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं या फिर जगह पे जाते हैं, तो वहां पे लूटपाट करते हैं, हत्या करते हैं लोगों की। जो भी आंदोलन करते हुए दिखते थे सबकी हत्या करते थे, लूटपाट, ठीक है, बगावत, बहुत चीज हुआ, लड़ाई झगड़े। फिर जाके जो भारत के सैनिक थे वो वहां पे गए, ठीक है, लड़ाई सैनिकों के साथ हुई। सैनिक जो थे राजा के, उन्होंने लड़ाई किया किसके साथ? भारतीय सैनिकों के साथ। फिर ऐसे करते 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 हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर वो जो है भारत में शामिल हो गए। ठीक है, फिर उन्होंने भी साइन कर दिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन थे। अब मणिपुर, देखो मणिपुर आपको मैप में कहाँ दिखेगा? बिल्कुल कोने में दिखेगा, ये है मणिपुर। अब इतना छोटा सा इलाका है, अब ये शामिल क्यों नहीं हो रहा है? इसकी भी एक परेशानी थी, बहुत लंबा टॉपिक था। अब वीडियो को एकदम ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कहानी की तरह समझो, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ईजी। ठीक है, और देखो मैं समझता हूँ आप जो है ना वीडियो देखने के लिए आते हो, तो आप कैसे आते हो? आप सबसे पहले देखते हो मेरे वीडियो को। अगर मेरे चैनल पे आओगे तो आप देखोगे कि चैनल थोड़ा नया है, ठीक है, वीडियो थोड़ा कम है, तो आप चैनल से वापस चले जाते हो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप हमारे चैनल पे आओगे तो सबसे पहले आप वीडियो के टाइम को देखोगे कि भाई वीडियो कितना लंबा है। अगर ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो तो आप उस वीडियो पे क्लिक ही नहीं करोगे। ये सबसे बड़ी आपकी गलती है और परेशानी है। आप हमारे चैनल पे आओ और कोई वीडियो हो उस पर क्लिक करो। ठीक है, वीडियो लंबा जरूर होता है लेकिन आपको बताया जाता है बिल्कुल विस्तार से। अब वरना मुझे क्या है, अगर मैं आपको वीडियो पूरा करवाऊं तो 10 मिनट में ये चैप्टर पढ़ा दूंगा, 10 मिनट में, लेकिन आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा, तो क्या फायदा होगा? इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन आपको तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखो इनकी भूमिका सबसे प्रमुख है हर जगह। ठीक है, अब हम समझते हैं आगे। और देखो पिछले पार्ट में हमने समझ लिया था महात्मा गांधी जी का जो भारतीय राजनीति में प्रमुख योगदान था, उनका जो सबसे बड़ा योगदान था वो मैं कह दूं। ठीक है, उनका तो योगदान सबसे बड़ा ही था, है ना। 1900 के आगे उनका योगदान दिख जाता है। बाकी आप इतिहास के बुक में पढ़ना महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें आप विस्तार से पढ़ोगे। उनका जो आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में चलाया गया था, सत्याग्रह आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन थे। देखो आज़ादी से कुछ दिन पहले जो है मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के
साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, ने किया जरूर था, लेकिन इसके बदले उन्होंने जो है आश्वासन आश्वासन दिया कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। यानी मैं तो भाई भारतीय संघ में शामिल हो जाऊंगा, लेकिन मैं जो है मणिपुर के हिस्से के भी मतलब उनका भी शासन करूंगा। और देखो, जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव में जो है फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हो गया। मणिपुर भारत का पहला भाग था जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए। मणिपुर की विधानसभा में भारत ने विलय के सवाल बहुत ही गहरे मतभेद थे उनके बीच में। और मणिपुर में जो है कांग्रेस चाहती थी, मणिपुर की जो कांग्रेस थी वो चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थी। देखो, ये तो थोड़ा अलग केस है। इसमें कुछ नेतागण चाहते हैं कि हम भाई भारतीय संघ में शामिल हो जाएं, कुछ चाहते हैं नहीं भाई हम नहीं हो, है ना। इनके आपस में ही एक तरह से मतभेद है। देखो, मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर जो भारत सरकार थे, उन्होंने महाराजा पर दबाव डाला कि भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दे, और भारत सरकार को इसमें सफलता मिली, हस्ताक्षर हो गया। अब पत्र, आप ध्यान रखना, पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है, पत्र का नाम है। मणिपुर में इस कदम को लेकर लोगों में क्रोध भी था, नाराजगी भी थी, भाव भी पैदा हो गए, और इसका असर आज तक देखा जाता है। आज तक जो मणिपुर जो है वो आज तक ऐसे ही जाता है, ठीक है, थोड़ा सा नाराज रहता है, क्रोध, गुस्से में रहता है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा रहता है। एकदम देश के किनारे में आपको दिखेगा ये आप देखोगे बांग्लादेश यहाँ से कटा हुआ है ना, बांग्लादेश के बाजू में आपको दिखेगा ये, ठीक है, नेपाल के थोड़ा सा इस साइड दिखेगा। तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने साइन करवा दिए, और बाकी मैं आपको कहूँ तो इन चार को शामिल करवाने में थोड़ा सा ज़्यादा ही मेहनत लगा। अब हम बात करते हैं राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन। अब इनमें इन सब की भूमिका आपको देखने को मिलेगी। देखो, कहीं भी आप पढ़ोगे तो इनमें इन सब की भूमिका आपको देखने को जरूर मिलेगी, है ना। अब देखो, यहाँ राजस्थान है, नेपाल है, महाराष्ट्र है, सभी आप यहाँ पे बन गए। अब राज्यों का पुनर्गठन होगा। पुनर्गठन यानी दोबारा से गठन करना, रिसाइकिल कह रहे थे, रिसाइकिल जैसे होता है। देखो, देशी रियासतों के विलय के साथ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत हो गया। भारतीय प्रांतों को आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती अभी सामने थी, ठीक है। प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय की चुनौती थी जो देश की भाषाई और संस्कृति बहुलता की झलक मिले, ठीक है, और साथ ही राष्ट्रीय एकता में खंडित ना हो। औपनिवेशिक, देखो औपनिवेशिक जो शब्द है ना, ये आपके इतिहास का एक टॉपिक है या चैप्टर है, औपनिवेशिक शहर। तो ये मैं कहूँ तो आपकी सिलेबस में ये शायद नहीं होगा, औपनिवेशिक शहर। तो औपनिवेशिक जो शासन होता है ना, ये जो समय है इसमें प्रांतों, सीमा और प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से कुछ तय की गई थी, और ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र को जीत लिया था उतना ही क्षेत्र एक अलग प्रांत मान लिया गया, ठीक है। प्रांतों की सीमा इस बात से तय की गई थी कि किसी भी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है, और हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन की बनावटी मानकर एक तरह से खारिज कर दिया। उसने भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया, वायदा दिया, और सन 1920 में कांग्रेस नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पे होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान रखना, 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस ने ये साफ साफ कह दिया था कि भाई हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करेंगे, ठीक है। डेट याद रखना, अधिवेशन याद रखना, और क्या कहा था वो याद रखना, ठीक है। आजादी के बंटवारे के बाद स्थितियां बहुत सारा बदली। पहले लोग कैसे थे, अब कैसे हो। देखो, देश बन चुका है, ये अलग हो गया, और यहाँ बांग्लादेश जो है वो अभी फिलहाल जो है ना वो पूर्वी पाकिस्तान है। बाद में 1971-72 में जाकर वो एक बांग्लादेश बन जाता है, और अभी मैं बात करूँ वर्तमान समय की 2023 की, तो अभी ये बांग्लादेश, ठीक है। हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बन गए तो ऐसे में अर्थव्यवस्था फैल जाएगी तथा देश टूटने का खतरा पैदा हो जाएगा। हमारे नेता यह भी चाहते थे, ये इनको लगा कि भाषावार
राज्यों के गठन की दूसरी सामाजिक आर्थिक एवं चुनौतियां के ध्यान एक तरह से भटक सकता है, जबकि देश की चुनौतियां चपेट में थी, एक तरह से सामने थी। केंद्रीय नेतृत्व ने इस मसले को स्थगित करने का फैसला किया। रजवाड़ों का एक तरह से मसला अभी भी हल नहीं हुआ था, बंटवारे की यादें अभी भी ताजा थी। ठीक है, बंटवारे तो उन लोगों को ध्यान थे। देखो, केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों की चुनौती थी। ठीक है, एक तरह से पुराने महास प्रांत के तेलुगु और भाषी जो क्षेत्र थे उन्होंने इसका विरोध किया। पुराने मद्रास प्रांत के जो आज में इनको हम तमिलनाडु आंध्र प्रदेश जो है ये इसके विरोध करते हैं। ठीक है, इसके कुछ हिस्सों है ना, और कुछ मौजूदा जो अभी केरल है, कर्नाटक है, इसमें जो विशाल और जो आंध्र आंदोलन जो था इसमें चला था, और आंध्र प्रदेश नाम की अलग अलग राज्य बनने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। और मांग की गई थी कि मद्रास प्रांत की तेलुगु भाषा में जो है इलाकों का अलग अलग एक नए राज्य का बनाया जाएगा एक तरह से। ठीक है, नया राज्य बनाया जाएगा, और तेलुगु भाषी जो क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी, और केंद्र सरकार हाँ या ना की दुविधा में थे। केंद्र सरकार सोच रहे थे क्या भाई मैं आंध्र प्रदेश बनाऊं या नहीं बनाऊं, ये कंफ्यूजन था। अब हम बात करते हैं आगे। देखो, केंद्र सरकार ने हाँ ना की दुविधा में पड़े हुए थे। ठीक है, सोच रहे थे कि मैं हाँ कहूं या ना कहूं। कांग्रेस के नेता दिग्गज गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु, है ना, ये एक नाम है व्यक्ति का, पोट्टी श्रीरामुलु, है ना, और इन्होंने और भूख हड़ताल कर दिया। 56 दिनों तक भूख हड़ताल चला और फिर उनकी मृत्यु हो गई। अब ये बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो, पोट्टी श्रीमालुलु ऐसे नाम है क्या, श्रीमालुलु है ये नाम है। ठीक है, नाम थोड़ा अटपटा है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। इन्होंने जो है 56 दिनों तक भूख हड़ताल चलाया, फिर इनकी मृत्यु भी हो गई। अब जैसे मृत्यु हुई ना वैसे थोड़ा सा कांग्रेस डर गई, तो केंद्र सरकार भी डर गई, सोच रही थी कि भाई इनका तो मृत्यु हो गया, आप कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इससे जो है ना बड़ी अर्थव्यवस्था फैली और आंध्र प्रदेश जगह जगह हिंसक घटनाएं हुई, है ना, आंदोलन फैल गए थे। लोग बड़ी संख्या में सड़कों से निकल रहे थे। पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हो गए, मारे गए। मद्रास के अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट इस्तीफा दे दिया। ठीक है, आखिरकार मैं आपको कहूं तो दिसंबर के महीने 1952 में आंध्र प्रदेश नाम का एक राज्य बन गया। ठीक है, कैसे बना, तो ये एक व्यक्ति थे, इनकी जब मृत्यु हो जाती है हड़ताल के कारण, भूखे रहने के कारण, तब जाके ये जो है 56 दिनों तक ये भूखे थे, आम बात नहीं है, 56 दिनों तक कोई व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता, तो ये 56 दिनों तक भूखे थे। तो आप ये सोच सकते हो कि इनकी मृत्यु तो होना तय है, तो ये मृत्यु हो गई इनकी, है ना। अब जो है 1952 के दिसंबर महीने में जो है प्रधानमंत्री ने, जो हमारे थे प्रधानमंत्री आपको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो है आंध्र प्रदेश नाम का एक राज्य बना दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक तरह से राज्य पुनर्गठन आयोग। आप पता क्या हुआ, अब केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री ने सोचा कि भाई ऐसे तो हर देश कहेंगे अलग अलग राज्य बनाओ, तो क्या हम हर राज्य को बनाते जाएंगे, ऐसे में तो हमारा नुकसान है। तो उन्होंने काम किया, है ना, उन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग चलाया। ये बहुत अच्छा चीज था, एक तरह से आयोग था, इसको आप समझो। ऐसे तो आप समझो 1952 में जब ये हमारा बन गया आंध्र प्रदेश, तो क्या ऐसे तो हर राज्य बोलेंगे कि हमारी अलग बनाओ, ऐसा अलग सा हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चला। ठीक है, इन संघर्षों के बाध्य होकर केंद्र सरकार 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाए। इन्होंने कहा कि भाई आप कोई राज्य बनाने की बात नहीं करेगा। इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि जो राज्य हैं उनकी सीमाओं का निर्धारण वहां की बोली जो जाने वाली जो भाषा है उन पे होगी। इन आयोग में रिपोर्ट का आधार जो 1956 में अधिनियम पास हुआ। देखो 1953 में तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई, लेकिन 1956 में कहूँ तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। अधिनियम के साथ जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य का गठन। अब राज्यों का गठन होने वाला है, आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप शुरू होता है। ये एक लाइन याद रखना, आप यहाँ बताता हूँ। झारखंड आप देख सकते हो, छोटा सा आपको देखने को मिलेगा। एक प्रयोग द्विभाषी
राज्य जो हमारा बम्बई था, अभी तो ये मुंबई कहते हैं इसको, लेकिन पहले बम्बई था, बम्बई के रूप में किया गया। इसमें गुजराती मराठी भाषा बोलने वाले लोग थे। एक जन आंदोलन के बाद सन 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बन गए। पंजाब में हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी दो समुदाय थे। ठीक है, हिंदी भी थे वहां पर और पंजाबी बोलने वाले भी थे। पंजाबी भाषा के लोग अलग अलग राज्य की मांग कर रहे थे। 1966 में पंजाबी भाषा इलाके में जो है पंजाब राज्य दर्जा दिया गया और बृहत्तर पंजाब से अलग करके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नाम के जो राज्य बनाए गए। असम से अलग होकर 1972 में मेघालय बनाया गया और इस साल मणिपुर त्रिपुरा भी अलग रूप से अस्तित्व में आए। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है 1987 में वजूद आए। ठीक है, और बाकी जबकि नागालैंड जो था इससे कई पहले 1963 में ही बन गया था। और ऐसे 3 राज्य थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, सन 2000 में बने थे ये। ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये सन 2000 में बने थे। 2 जून 2014 को तेलंगाना भी एक नए राज्य के रूप में जुड़ गया। ठीक है, तेलंगाना भी जुड़ रखा है, आप देखोगे वर्तमान समय को। तो अब देखो, अब यहाँ पे जो मैं आपको बात बताया था ना पीछे, नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है 1964 में। ठीक है, अब 1964 के बाद आपको ये दिखाई नहीं देंगे। अब हम एक दो चीज आपको और बताता हूँ। देखो 1948, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। तो उसके आगे जो भी कार्य हुआ, राज्य पुनर्गठन, ठीक है, अधिनियम पारित, देश बने, राज्य बने, कि इसमें जो है ना महात्मा गांधी जी दिखाई नहीं देंगे। फिर 1964 में जब नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है, तब इसके आगे जो काम हुआ 2014 में, सन 2000 में, तो उसमें ये दिखाई नहीं देंगे। फिर 1964 में जाकर लाल बहादुर शास्त्री जी को बनाया गया प्रधानमंत्री। फिर 1966 में उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इंदिरा गांधी आ गए, वो आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, फिर ऐसे चलता गया और आज के ज़माने में आप देखो तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ कुछ समझो और बाकी आपका अगला चैप्टर आएगा क्षेत्रीय आकांक्षा है लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, उसमें आप समझ लो। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। और आप वीडियो के लेंथ को मत देखो, ड्यूरेशन को मत देखो, यानी वीडियो कितना लंबा है वो मत देखो। वीडियो के अंदर अगर अच्छे से समझ में आ रहा है आपको तो जरूर आप वीडियो को देखें और पूरा कंप्लीट देखें। ठीक है, समय मत देखो आप, वीडियो का लंबा लेंथ कितनी है, उसकी ड्यूरेशन कितनी है, तो वो मत देखो आप। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ काम करना है जो मैं आपको बताता हूँ। देखो कुछ काम आपको यहाँ पे करने होते हैं जो आप बिना करे ही चले जाते हो तो हमारा नुकसान रहता है और बाकी आपका भी नुकसान रहता है। देखो पहला आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, दूसरा बेल आइकन पर क्लिक करना और तीसरा वीडियो को शेयर करना। ये 3 काम आपको करने हैं। ठीक है, और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।